नमस्कार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश की किताब विस्टाज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी फनी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, द टाइगर किंग है ना। कल्कि की लिखी हुई। एग्जैक्टली, द टाइगर किंग। ये कहानी है प्रतिबंधपुरम के एक महाराजा की, जिनका नाम ही टाइगर किंग पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी से जुड़ी थी और उन्होंने ठान लिया था कि वो उसे गलत साबित करके रहेंगे। बिल्कुल। ये कहानी असल में उस जमाने के राजाओं के घमंड पर, उनके तौर तरीकों पर एक मजेदार कमेंट है, एक तरह का व्यंग्य, सटायर जिसे कहते हैं। सही कहा। तो चलिए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे एग्जाम से पहले कोई दोस्त समझाता है। एकदम सिंपल तरीके से। हाँ बिल्कुल सही कहा। कहानी का जो कोर पॉइंट है ना, वो यही भविष्यवाणी और राजा की जिद। उनका वो ईगो कि वो किस्मत से भी लड़ जाएंगे। हाँ, अहंकार। बिल्कुल, एरोगेंस। ये कहानी फेट यानी नियति और इंसान के अहंकार के बीच की लड़ाई दिखाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक कल्कि ने इसे बताने के लिए सटायर यानी व्यंग और आयरनी यानी विडंबना का खूब इस्तेमाल किया है। अच्छा, मतलब हंसी भी आती है। हाँ बिल्कुल, हालात ऐसे बनते हैं कि हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये पावर का गलत इस्तेमाल और घमंड के अंजाम के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है महाराजा के जन्म से। प्रतिबंधपुरम के राजकुमार जैसे ही वो पैदा हुए, महल के ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी थी? कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत वीर, बहुत बहादुर योद्धा बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। हाँ, लेकिन उनकी मौत एक बाघ, एक टाइगर की वजह से होगी। अब यहां आता है पहला गजब का ट्विस्ट। सब हैरान रह गए जब 10 दिन का वो छोटा सा बच्चा, जो अभी ठीक से हिलडुल भी नहीं सकता, अचानक बोला। 10 दिन का बच्चा? सीरियसली? हाँ, बोला। और क्या बोला? उसने कहा, ओ वाइज प्रॉफिट्स, सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, ये बताओ कि हाउ, कैसे मरूंगा? अरे वाह! और जब ज्योतिषियों ने कांपते हुए बताया कि मौत बाघ से होगी, तो उस नन्हे राजकुमार ने गुर्राते हुए कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर। क्या बात है! बाघों को सावधान हो जाना चाहिए। 10 दिन का बच्चा। हाँ, ये सुनने में अजीब है, फैंटास्टिकल लगता है, लेकिन यहीं से कहानी का टोन सेट हो जाता है। ये दिखाता है कि राजा में वो शाही घमंड, वो रॉयल एरोगेंस बचपन से ही था। मौत को चैलेंज कर रहा है बच्चा। बिल्कुल, यहीं से पता चल जाता है कि ये राजा अपनी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शासकों के उस अंधे गुरूर पर एक कमेंट है, जो सोचते हैं कि वो हर चीज से ऊपर हैं, अपनी नियति से भी। सही बात है। एग्जैक्टली। तो राजकुमार बड़े हुए, अंग्रेजी गाय का दूध पिया, इंग्लिश नानी ने पाला पोसा, इंग्लिश फिल्में देखी, पूरी तरह से मॉडर्न राजकुमार, जैसा उस जमाने के रजवाड़ों में होता था। हाँ, वो टिपिकल अपब्रिंगिंग। और 20 साल की उम्र में उन्हें राजपाट मिल गया, वो महाराजा बन गए। राजा बनते ही उन्हें वो बचपन वाली भविष्यवाणी याद आई। अच्छा, भूला नहीं था वो? नहीं, और उन्होंने फैसला कर लिया वो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहेंगे। कैसे? 100 बाघ मारकर। 100 बाघ? यहीं से शुरू होता है उनका मिशन, या कहें ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन ही था। उन्होंने फौरन अपने राज्य प्रतिबंधपुरम में ऐलान करवा दिया कि आज से उनके अलावा कोई और बाघ का शिकार नहीं कर सकता। No one else could hunt tigers। अच्छा, स्टेट मोनोपोली बना दी शिकार की। हाँ, और सजा भी सख्त रखी। अगर किसी ने बाघ की तरफ पत्थर फेंकने की हिम्मत भी की, तो उसकी सारी दौलत, सारी जायदाद जब्त, टोटल बैन। बाप रे, ये तो एक्सट्रीम हो गया। सोचिए जरा, राज्य के सारे जरूरी काम छोड़कर महाराजा का पूरा ध्यान अब सिर्फ बाघ मारने पर था। एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की परेशानियां, डेवलपमेंट, सब सेकेंडरी हो गया। बस एक ही लक्ष्य, 100 बाघ। क्या ये दिखाता नहीं कि कैसे एक राजा अपनी पर्सनल धुन के लिए पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, ये सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर का मामला है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की देखभाल करना, राज्य चलाना। लेकिन यहाँ महाराजा अपने डर और अपने ईगो को शांत करने के लिए राज्य के रिसोर्सेज और लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। उनका ये जुनून या ऑब्सेशन उनके राज करने के तरीके पर हावी हो गया था। वो एक तरह से टिरानिकल रूलर, एक निरंकुश शासक की तरह बिहेव करने लगे थे, जहां उनकी मर्जी ही कानून थी। हाँ, प्रजा से ज्यादा बाघ जरूरी हो गए थे। कुछ ऐसा ही। तो महाराजा निकल पड़े बाघों के शिकार पर। शुरू में तो खतरा भी था,
कहानी बताती है कि कई बार बाघ उन पर हमला करते और राजा को निहत्थे ही लड़ना पड़ता, पर हर बार जीत राजा की होती। अच्छा, बहादुर तो था मतलब। हाँ, वो तो था। वो शिकार में इतने मग्न हो गए कि कई बार राजकाज छोड़कर जंगल में ही डेरा डाले रहते। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो शिकार पे थे और एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उस इलाके में आया। ओह, अंग्रेज ऑफिसर। हाँ, उसे बाघ के शिकार का शौक था और उसने महाराजा से परमिशन मांगी। हाँ, ये ब्रिटिश ऑफिसर वाला किस्सा भी कहानी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महाराजा ने क्या किया? महाराजा ने उसे साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने एक बार परमिशन दे दी तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर शिकार के लिए आने लगेंगे और उनका 100 बाघ का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश राज था, एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना करना ये तो रिस्की था। बहुत रिस्की। राजा का पद खतरे में पड़ सकता था। दीवान, जो राजा का मिनिस्टर था, वो डर गया। उस शिकार के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कलकत्ता से कीमती हीरे की अंगूठियों के सैंपल्स मंगवाए, करीब 50 अंगूठियां। 50? हाँ। क्यों? और वो सब ऑफिसर की पत्नी दुरैसानी को भेज दी, ये सोचकर कि वो एक दो चुन लेगी और बाकी वापस भेज देगी। मगर मुझे लगता है कुछ और हुआ होगा। बिल्कुल, हुआ उल्टा। उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने सारी की सारी 50 अंगूठियां रख लीं और एक थैंक यू का नोट भेज दिया। अरे, पूरा का पूरा खजाना ही चला गया। राजा को 3 लाख रुपए का चूना लग गया, लेकिन राजा खुश थे। खुश? 3 लाख गवा के? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य बचा लिया था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपना बाघ मारने का एक्सक्लूसिव राइट बचा लिया था। ओह, मतलब बाघ बचाना राज्य बचाने से भी ज्यादा जरूरी था उनके लिए। ये घटना दिखाती है कि राजा अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे कितना भी फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो। हाँ, उनकी सनक, उनकी एक्सेंट्रिसिटी का एक और उदाहरण है ये। सही। खैर, राजा का शिकार चलता रहा, एक के बाद एक। उन्होंने 10 साल में 70 बाघ मार डाले। वो टाइगर किंग के नाम से फेमस हो गए। 70 बाघ? काफी लंबा सफर तय कर लिया। हाँ, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ लगभग खत्म हो गए। अरे, अब क्या होगा? 30 बाघ और कहां से लाएं? 100 का टारगेट कैसे पूरा हो? यहीं कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। राजा ने अपने दीवान को बुलाया और कहा, लगता है मेरे राज्य में बाघों ने फैमिली प्लानिंग कर लिया या फिर सामूहिक आत्महत्या। अब क्या करें? राजा का ह्यूमर भी अजीब है। फिर राजा को एक आइडिया आया। उन्होंने दीवान से कहा, जाओ और हमारे राज्य के आसपास के राज्यों की स्टैटिस्टिक्स देखो, पता करो कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं और उस राज्य की राजकुमारी से हमारी शादी करवा दो। क्या? शादी बाघों की संख्या देखकर? हाँ, मतलब शादी का फैसला भी बाघों की गिनती के आधार पर। ये तो हद ही हो गई। राजा की ऑब्सेशन देखिए। पर्सनल लाइफ का इतना बड़ा फैसला भी उनके मिशन से जुड़ा हुआ था। सही कहा। और दीवान बेचारा, राजा का हुक्म तो मानना ही था। हाँ, ये दिखाता है कि राजा के आसपास का माहौल कैसा था। दीवान जैसे लोग राजा के डर से या अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनकी हर बेतुकी बात मानने को तैयार थे। वो फियरफुल भी थे और राजा को खुश करने के लिए मैनिपुलेटिव भी। चापलूसी का माहौल। बिल्कुल। खैर, दीवान ने काफी मशक्कत के बाद एक ऐसा राज्य ढूंढ निकाला जहां बाघों की संख्या काफी अच्छी थी और वहां की राजकुमारी से राजा की शादी तय करवा दी। चलो, दीवान ने काम तो कर दिया। शादी हो गई। अब राजा का नया रूटीन बन गया। जब भी वो अपने ससुराल जाते तो शिकार पर जरूर निकलते। हर विजिट में 5-6 बाघ मार कर ही लौटते। अच्छा, ससुराल मतलब शिकारगाह बन गया। हाँ, इस तरह ससुराल के बाघों की मदद से उन्होंने 99 बाघों का आंकड़ा छू लिया। 99 टाइगर्स डाउन। 99? अब मंजिल बस एक बाघ दूर थी। 100वां बाघ। सोचिए राजा के एक्साइटमेंट का लेवल। हाँ, बस एक और बाघ और वो भविष्यवाणी को हमेशा के लिए गलत साबित कर देंगे। उन्होंने सोचा होगा, अब तो जीत पक्की है, अब बाघों से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो लगभग जीत ही चुके थे। लेकिन कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। हाँ जी, 99 बाघ मारने के बाद वो 100वां बाघ मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अरे, अब क्यों? राजा ने अपने राज्य में, ससुराल के राज्य में हर जगह तलाश की, लेकिन वो आखिरी बाघ कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, बाघ जैसे गायब ही हो गए थे। ओह, राजा का पारा चढ़ने लगा। वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा उनके कर्मचारियों, ऑफिसर्स पर निकलने लगा। कई लोगों की नौकरी चली गई, लगान दोगुना कर दिया गया।
राज्य में हाहाकार मच गया। ये तो बुरा हुआ। दीवान का क्या हाल था? उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, दीवान को सबसे ज्यादा डर था। उसे लगा कि अगर जल्दी ही 100वां बाग नहीं मिला तो राजा गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देंगे या शायद कुछ और बुरा कर दें। उसकी अपनी जान पर बनाई थी। हाँ, राजा का गुस्सा बेकाबू हो रहा था और इसका नतीजा कैटास्ट्रोफिक हो सकता था। तो बेचारे दीवान ने अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बाग मंगवाया था जो उसके घर में छुपा के रखा हुआ था। पार्क से बाग, वो भी घर में छुपा के? हाँ, वो बाग बहुत बूढ़ा था और कमजोर भी। दीवान ने रात के अंधेरे में उस बाग को अपनी कार में डाला, उसे खींचकर जंगल में उस जगह ले गया जहां महाराजा अगले दिन शिकार करने आने वाले थे, और उसे वहीं छोड़ दिया। ओह, मतलब प्लांटेड टाइगर। एग्जैक्टली। अगले दिन महाराजा शिकार के लिए पहुंचे। दीवान पहले से ही तैयार था। उसने बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े बाघ को महाराजा की तरफ धकेला। बाघ बेचारा बूढ़ा और लाचार वहीं खड़ा रह गया, जैसे महाराजा से कह रहा हो, हुजूर क्या हुक्म है? महाराजा ने अपनी बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। ठाएं! बाघ वहीं ढेर हो गया। तो मार दिया 100वां बाघ? महाराजा की खुशी का ठिकाना न रहा। ओवरजॉयड उन्होंने ऐलान किया, मैंने 100वां बाघ मार दिया, मेरी कसम पूरी हुई। उन्होंने आदेश दिया कि बाघ को बड़े जुलूस के साथ राजधानी लाया जाए, और ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर चले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी किस्मत को हरा दिया है, प्रोफेसी को झूठा साबित कर दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? बिल्कुल, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ी आयरनी। जब महाराजा चले गए तो बाकी शिकारी उस मरे हुए बाघ के पास गए। पास जाकर उन्होंने देखा कि बाघ मरा नहीं था। क्या? जिंदा था? हाँ, वो जिंदा था। असल में महाराजा का निशाना चूक गया था। गोली बाघ के पास से सनसनाती हुई निकल गई थी और बेचारा बूढ़ा बाघ गोली की तेज आवाज से डरकर बेहोश हो गया था। फेंटेड फ्रॉम शॉक। अरे बाप रे, निशाना चूक गया। अब क्या हुआ? शिकारियों ने क्या किया? अब शिकारियों की हालत खराब। उन्होंने सोचा, अगर महाराजा को पता चल गया कि उनका निशाना चूक गया था और बाघ जिंदा है तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही, शायद जान भी चली जाए। राजा का गुस्सा वो जानते थे। हाँ, ये तो खतरनाक सिचुएशन थी। तो उन शिकारियों ने आपस में सलाह की और फैसला किया कि राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए। उनमें से एक शिकारी ने पास से पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी बंदूक से गोली चलाकर उस बूढ़े बाघ को सच में मार दिया। ओह, मतलब राजा ने नहीं मारा 100वां बाघ? नहीं। और फिर जैसा राजा ने हुक्म दिया था, उस बाघ को बड़े धूमधाम से राजधानी ले जाया गया, दफनाया गया और उसके पर एक शानदार मकबरा भी बनाया गया। राजा को कभी पता ही नहीं चला? कभी नहीं। वो तो अपनी झूठी जीत के जश्न में डूबे हुए थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। राजा सोच रहे हैं कि उन्होंने फेट को, नियति को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन उनकी ये जीत धोखे, डर और चापलूसी पर टिकी थी। ये दिखाता है कि राजा के दरबार में सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब डर के साए में जी रहे थे। बिल्कुल। ये घटना राजा के आसपास के झूठे माहौल को उजागर करती है। हाँ। खैर, अब राजा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे। 100 बाघ मर चुके थे, जैसा उन्हें लगता था। भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी थी। अब उन्हें बाघों से कोई खतरा नहीं था। उन्होंने बाघ का शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया। हाँ, मिशन पूरा हो गया था उनके हिसाब से। कुछ समय बाद राजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन आया। द क्राउन प्रिंस टर्न्ड 3। अच्छा। महाराजा ने सोचा कि इस बार अपने बेटे को कोई बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। वो शहर के शॉपिंग सेंटर में गए तोहफे तलाशने। बहुत सारी दुकानें देखीं, लेकिन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर आखिर में एक दुकान पर उन्हें एक लकड़ी का बना बाघ दिखाई दिया। अ वुडन टॉय टाइगर। लकड़ी का बाघ? हाँ, उन्हें लगा ये परफेक्ट गिफ्ट है। ओके। हाँ, वो लकड़ी का खिलौना बाघ किसी अनाड़ी कारीगर ने बनाया था। उसकी फिनिशिंग ठीक नहीं थी। लकड़ी की सतह खुरदुरी थी और उसमें से लकड़ी की पतली पतली फांसें, जिन्हें स्लिवर्स कहते हैं, बाहर निकली हुई थी। ओह, ये तो ठीक नहीं बना था मतलब? नहीं। राजा ने वो खिलौना 2 आने और 1 क्वार्टर में खरीद लिया और महल ले आए। उस दिन राजा अपने बेटे के साथ उसी लकड़ी के बाग से खेल रहे थे। बाप बेटे खेल रहे थे? हाँ, मजे से। खेलते खेलते उसी खुरदुरे खिलौने की एक छोटी सी फांस, अ टाइनी स्लिवर ऑफ वुड, राजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। अरे! फांस चुभ गई। हाँ, बहुत मामूली सी चोट थी। राजा ने उसे अपने बाएं हाथ से निकाला, फेंक दिया और फिर से खेलने में लग गए। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यहीं पे गड़बड़ हुई होगी। यहीं पे किस्मत, जिसे राजा सोचते थे कि उन्होंने हरा दिया है, अपना आखिरी खेल खेलती है। बिल्कुल।
अगले दिन राजा के दाहिने हाथ में, जहां वो फांस चुभी थी, इन्फेक्शन हो गया। देखते ही देखते वो इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। ओह नो। 4 दिन में वो पूरे हाथ में फैल गया और सपरेटिंग सोर बन गया, यानी उसमें पस पड़ गया और वो जहरीला हो गया। हालत बिगड़ गई मतलब। हाँ, हालत बिगड़ती देखकर मद्रास से 3 मशहूर सर्जन बुलाए गए। तीनों ने आपस में कंसल्टेशन किया और फिर ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चला, तीनों सर्जन बाहर निकले। और क्या हुआ? महल के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर्जन्स ने बाहर आकर ऐलान किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। क्या ऑपरेशन सफल रहा लेकिन महाराजा मर गए? हाँ, सोचिए, जो महाराजा 100 असली खूंखार बाघों से नहीं डरे, जिन्होंने 99 बाघ मार दिए और सव्वे को मारने का वहम पाला, उनकी मौत का कारण बना एक छोटा सा बेजान लकड़ी का खिलौना बाघ, एक मामूली सी लकड़ी की फांस। ओह माय गॉड, यही है कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, भाग्य की विडंबना। द 100th टाइगर, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों ना था, उसने राजा से अपना बदला ले ही लिया। भविष्यवाणी आखिर में सच साबित हुई। द टाइगर किंग वॉज किल्ड बाय अ टाइगर। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी एरोगेंट क्यों ना हो, वो शायद डेस्टिनी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। फेट फाइंड्स अ वे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कहानी के मेन थीम्स क्या हैं? क्या टेक अवे हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थीम है फेट वर्सेस फ्री विल, या कहें फेट वर्सेस एरोगेंस, किस्मत बनाम अहंकार। हाँ, क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है या वो पहले से तय है? राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी भविष्यवाणी को गलत साबित करने में, लेकिन अंत में वही हुआ जो लिखा था, बस तरीका अनएक्सपेक्टेड था। मतलब किस्मत को कोई हरा नहीं सकता। कहानी यही इशारा करती है कि फेट शायद इनएविटेबल है, अटल है, और इंसान का घमंड, प्राइड, उसे ले डूबता है। ईगो एंड प्राइड लीड टू डाउनफॉल। सही। और दूसरा बड़ा थीम है सटायर ऑन रूलर्स, शासकों पर व्यंग्य। कहानी उस जमाने के राजा महाराजाओं, उनके तौर तरीकों, उनके घमंड, उनकी मनमानी, विम्स और उनकी मूर्खता का मजाक उड़ाती है। हाँ, जैसे वो बाघ मारने का ऑब्सेशन, बिल्कुल। कैसे वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, अब्यूज ऑफ पावर करते थे, प्रजा की जरूरतों को अनदेखा करके अपनी पर्सनल धुन में लगे रहते थे। टाइगर किंग का बाघ मारने का ऑब्सेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और तीसरा? हाँ, आपने आयरनी की बात की थी। हाँ, तीसरा की एलिमेंट है आयरनी, विडंबना। पूरी कहानी आयरनी से भरी पड़ी है। 10 दिन के बच्चे का बोलना, शादी का कारण बाघ होना, 100वां बाघ जो मरा ही नहीं था राजा के हाथों, और सबसे बढ़कर राजा की मौत एक लकड़ी के बाघ से। हाँ, ये तो कमाल की आयरनी है। ये सिचुएशनल आयरनी का बेहतरीन उदाहरण है। जो चीज सबसे हार्मलेस लग रही थी, वही सबसे डेडली साबित हुई। कल्कि ने इस आयरनी का इस्तेमाल करके कहानी को एंटरटेनिंग भी बनाया है और अपनी बात भी कह दी है। तो ये थी कल्कि की लिखी कहानी द टाइगर किंग। एक राजा, एक भविष्यवाणी, 99 मारे हुई बाघ, एक धोखे वाला 100वां बाघ और आखिर में एक लकड़ी के खिलौने से हुई मौत। उम्मीद है ये डिस्कशन सबके लिए, खासकर एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। हमने कहानी के प्लॉट पॉइंट्स और मेन थीम्स को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश की। बिल्कुल, ये कहानी हमें हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है और पावर, फेट और ह्यूमन एरोगेंस के बारे में गहरे सवाल उठाती है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो कहानी से ही जुड़ा है लेकिन एक्सप्लिसिट नहीं है। अच्छा, क्या सवाल है? जरा सोचिए, जब राजा सालों तक सिर्फ बाघ मारने में लगे रहे तो उनके राज्य प्रतिबंधमपुरम का क्या हुआ होगा? उनकी प्रजा की क्या हालत रही होगी? उन निग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स के बारे में सोचिए। ये सोचने वाली बात है। ये सवाल सीधे तौर पर सत्ता के दुरुपयोग वाले थीम से जुड़ता है। एग्जैक्टली। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी या जानकारी की गहराई में उतर